भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना के देश का नुकसान करने के लिए बहुत सारे ढोंगी बाबा और मजहबी रहनुमा बहुत सारे कारनामे कर रहे हैं। नेशनल दस्तक से ज़्यादा वो कौन जानता है। एक वो जो मैं तो ये कहता था, इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कि मैं बाबा जी या मौलवी साहब आपके अब थप्पड़ मारूंगा या नहीं मारूंगा। अगले जैसे ही आप पूछोगे मैं आपके अब थप्पड़ मारने वाला हूँ या नहीं मारने, तो इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। यही एक टेस्ट है जो किसी भी बाबा, मौलवी या किसी भी पादरी पे अप्लाई हो सकता है। मजहब फॉलो करने की बराबर की आज़ादी देता है, पूरी आज़ादी है सब। एक नई इसको कंफ्यूज कैसे किया जाए। हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के भाई जो हैं वो मनुस्मृति अपने ऊपर लागू होने देंगे क्या? मनु की तारीफ करना मतलब उनके ऊपर अटैक करना है ना एक तरह। आप वकील हैं, आप मनुवाद की बात क्यों करते हैं? अब तो हमारा देश जो है संविधान से चल रहा है। मैं इसलिए करता हूं कि संविधान को बरकरार रखना है, संविधान के हिसाब से ही चलाना है। जो आरएसएस से कनेक्टेड नहीं होगी। ईडी के लोग अब तक पहुंच चुके होंगे, करोड़ों रुपए खर्च हुए। तो क्या ये आरएसएस ने कराया? आप ये कह रहे हैं? एब्सोल्युटली 100%। सबूत भी है आपके पास? सबूत मेरी जबान है, सबूत उनके कारनामे हैं जो उन्होंने किए। मनुवाद को डिफेंड किया, मनु को और आदम अलैहिस्सलाम को एक बताया। यही पॉइंट था जिसके लिए वो गए, क्योंकि अब मनुवादी जो हैं अम्बेडकरवादियों से डरने लगे हैं, बैकफुट पे जाने लगे हैं। 88 से 90% देश की जनता जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है। इससे ही सबसे बड़ा डर है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो दलाल हैं, जो नज़र आने में तो मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम के खिलाफ हैं, हमारे यहाँ मुनाफिक बोलते हैं उन्हें, तो उनको उन्होंने जो उनके जेब के लोग हैं, खरीदे हुए लोग हैं, उनको उन्होंने मनु की तारीफ करने के लिए ये सारा स्वांग रचाया है। महमूद साहब, दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद का अधिवेशन शानदार तरीके से शुरुआत तो हुआ, लेकिन बवाल के साथ खत्म हो गया, विवाद के साथ खत्म हो गया। विवाद यह है कि ओम और अल्लाह को एक बता दिया गया, जिसको लेकर देश भर में डिबेट छिड़ गई है कि आखिर मदनी ने ये बयान दिया तो दिया क्यों। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, प्रतिष्ठित वकील महमूद प्राचा साहब। उन्हीं से बातचीत करते हैं। महमूद जी, शानदार आगाज हुआ, देश के कोने कोने से मुसलमान पहुंचे, टोपी पहन कर आए, लगा कि पूरी दिल्ली को मुसलमानों ने घेर लिया और एक जोश था वहां पर, मैंने भी देखा। लेकिन जो अंत हुआ वो गलत तरीके से हुआ, कैसे देखते हैं आप? देखिए, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना के देश का नुकसान करने के लिए बहुत सारे ढोंगी बाबा और मजहबी रहनुमा बहुत सारे कारनामे कर रहे हैं। नेशनल दस्तक से ज़्यादा वो कौन जानता है ना। बहुत सारे ढोंगी बाबा, जो नाम बताइए। मुझे नाम याद नहीं रहते। ये शास्त्री जी हैं, कोई एक वो जो धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम शास्त्री, जो दिल का हाल बता देते हैं। और मेरा एक बचपन से सारे धर्म गुरुओं से जो ऐसी बातें करते थे, क्योंकि कोई भी सही धर्म गुरु ऐसी बात करेगा ही नहीं कि मैं तुम्हें ये बता दूं, वो बता दूं, भविष्य बता दूं, करेगा ही नहीं कभी। मेरा एक सवाल रहता था सबसे, वो आज भी है, कोई भी इसका पालन करके किसी की असलियत जान सकता है। कि मैं तो ये कहता था, इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कि मैं बाबा जी या मौलवी साहब आपके अब थप्पड़ मारूंगा या नहीं मारूंगा। अगले जैसे ही आप पूछोगे मैं आपके अब थप्पड़ मारने वाला हूँ या नहीं मारने वाला, तो इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। यही एक टेस्ट है जो किसी भी बाबा, मौलवी या किसी भी पादरी पे अप्लाई हो सकता है। ये सीधी सीधी बात। बाबाओं को मौलवी से जोड़ेंगे तो फतवा आ जाएगा आपके खिलाफ। अरे मैं बता तो रहा हूँ, फ्रॉड हर मजहब, एक मजहब के अलावा जो मनुस्मृति से निकलता है, इंसान को इंसान के बराबर बताता है। एक ही जो सोच है ना, उसके खिलाफ सबसे पहला रिएक्शन जो भारत में था जैनिज़्म का था, उसके बाद बुद्धिज़्म का आया, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आया बाहर से, उसके बाद जो प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम सिखाया वो आया, उसके बाद सिखिज़्म आया, उसके बाद लिंगायत मज़हब आया, और गुरु रविदास आए, गुरु रैदास आए, कबीर आए। सब ने एक ही बात कही ना, इंसान इंसान के बराबर होता है। और इसके खिलाफ रिएक्शन है, मनुस्मृति के खिलाफ ही रिएक्शन दिया है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आपको ये समझनी चाहिए बात, जो भी इससे बाहर जाता है, जो भी मनु की तारीफ करता है, असली मुद्दा ये है, ओम और अल्लाह नहीं है। असली मुद्दा जिसके लिए इतना पैसा खर्च करके ये इतना बड़ा रचाया गया था, जो एक स्वांग रचाया गया था, वो इसलिए था कि मनुवाद और अम्बेडकरवाद की, जो हमने बड़ी मेहनत करके अम्बेडकरवादियों ने एक लाइन खींच के दो फौजों को या दो पक्षों को अलग अलग कर दिया है, उसको कैसे कंफ्यूज किया जाए, कैसे मुस्लिम कम्युनिटी को जो हमने समझाया है कि अम्बेडकरवाद यानी कि संविधानवाद जो है, भारत का संविधान जो है वो
हर एक मज़हब के लोगों को, हर एक इंसान को बराबर का हक देता है, आपको मज़हब फॉलो करने की बराबर की आज़ादी देता है, पूरी आज़ादी है सबको। एक नई इसको हाँ कंफ्यूज कैसे किया जाए? हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के भाई जो हैं वो मनुस्मृति अपने ऊपर लागू होने देंगे क्या? मनु की तारीफ करना मतलब उनके ऊपर अटैक करना है ना एक तरह आप से। वकील हैं, आप मनुवाद की बात क्यों करते हैं? अब तो हमारा देश जो है संविधान से चल रहा है। मैं इसलिए करता हूं कि संविधान को बरकरार रखना है, संविधान के हिसाब से ही चलाना है। लेकिन मैं इसी बात को ख़त्म कर लूँ जो मैं कह रहा था आपसे, कि जब मनुवाद की कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मनु की कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली तारीफ करता है तो वो हम लोगों के दिल पे लगती है जाके सीधी बात। क्योंकि ये जब अरशद मदनी साहब ने जो बात कही कि मनु और आदम एक ही थे, तब मुझे सारा एजेंडा समझ में आ गया कि ये एजेंडा ही एक चीज़ के लिए है कि ये दिखाना कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है मनुवाद की तरफ डाइवर्ट हो रही है। मनुवाद को, मनु को अच्छा समझती है मुस्लिम कम्युनिटी या अपना समझती है मुस्लिम कम्युनिटी, जबकि मनुवाद जो है, मनुवादी मानसिकता जो है इस्लाम के डायरेक्ट खिलाफ है, डायरेक्ट खिलाफ है। इस्लाम सबसे पहला जो सबक देता है वो देता है इंसान इंसान के बराबर। तो इतनी बड़ी साजिश है, एक ही पॉइंट के लिए ये सारा प्रोग्राम हुआ था, जिसके लिए इतना पैसा भी खर्च हुआ, और इतना पैसा कोई और खर्च कर लेगी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आरएसएस से कनेक्टेड नहीं होगी। ईडी के लोग अब तक पहुंच चुके होते, करोड़ों रुपए खर्च हुए तो होंगे। क्या ये आरएसएस ने कराया, आप ये कह रहे हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली 100%। सबूत भी है आपके पास? सबूत मेरी ज़बान है, सबूत उनके कारनामे हैं जो उन्होंने किए। मनुवाद को डिफेंड किया, मनु को और आदम अलैहिस्सलाम को एक बताया, यही पॉइंट था जिसके लिए वो गए। क्योंकि अब मनुवादी जो हैं अम्बेडकरवादियों से डरने लगे हैं, बैकफुट पे जाने लगे हैं। 88 से 90% देश की जनता जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है, इससे ही सबसे बड़ा डर है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो दलाल हैं, जो नज़र आने में तो मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, हमारे यहाँ मुनाफिक बोलते हैं उन्हें, तो उनको उन्होंने जो जो उनके जेब के लोग हैं, खरीदे हुए लोग हैं, उनको उन्होंने मनु की तारीफ़ करने के लिए ये सारा स्वांग रचाया है। महमूद साहब, अगर आप ये कह रहे हैं तो जो लोग दूर दराज से आए, बड़ी शिद्दत से आए, बहुत विश्वास किया कि यार चलिए चलते हैं, एक नफ़रत जो फैल रही है उसके खिलाफ जंग ऐलान कर दिया था, तो ऐसे में तो जो आपकी बातें सुनेगा वो तो कहेगा यार ये तो दूसरे लोग हैं, तो फिर ये संगठन तो तितर बितर हो जाएगा। आप संगठन को सही बता रहे हैं और जो उसके रहनुमा हैं उसको गलत बता रहे हैं। हाँ, संगठन बहुत मजबूत है। इनके जो पहले रहनुमा थे, जो इनके जो दादा परदादा थे, वो बहुत शरीफ और ईमानदार लोग थे। ये उनकी शराफत और ईमानदारी को बेच कर ही जो रेपुटेशन थी उनकी थी, इनकी कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन क्योंकि ये उन खानदानों से हैं, उन खानदानों की इज्जत की वजह से इन्हें सोच रहे हैं, नहीं तो इनको लोग कब का उठा के फेंक चुके होते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है, जब भारत के संविधान और मनुस्मृति के बीच की बात हो तो हमें भारत का संविधान चुनना है। जब इस्लाम और मनुवाद की बात हो तो हमें इस्लाम चुनना है, या सिखिज़म चुनना है, या क्रिश्चियनिटी चुननी है, या बुद्धिज़्म चुनना है। क्योंकि ये सभी मज़हब इंसान को इंसान के बराबर बनाते हैं, बराबर मानते भी हैं और उसकी निर्देश भी देते हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये संगठन बहुत अच्छे हैं। संगठन में तो मैं खुद जानता हूँ एक से बढ़कर एक ईमानदार, बहादुर और देशभक्त लोग हैं। ये गद्दार हैं जो टॉप लीडरशिप है। लीडरशिप को वैसे भी चेंज किया जाना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए, और ये तो इनकी तो गद्दारियाँ साबित हो गई हैं, इनको हटा देना चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादा अटैक नहीं करता इनके तो ऊपर। आप अगर ये कह रहे हैं कि आरएसएस इसे नियंत्रित कंट्रोल कर रहा है, तो फिर तो मदनी साहब जैसे लोग हैं इस पर, इसकी सर्वोच्चता पर बने रहेंगे इस पद पर। और किस हटाएगा कौन? और किस वजह से बने? लोग हटाएंगे ना। अगर लोग इनका बाइकआउट शुरू कर देंगे, अब जैसे जैसे ये काम करते रहेंगे, एक्सपोज होते रहेंगे। इससे पहले भी मुस्लिम समाज के कई लीडर्स से, जिसमें फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज नज़ीर साहब जो हैं, उनसे भी आरएसएस के लोगों ने मनुस्मृति की और मनु की तारीफ़ कराई थी। हमने उस टाइम भी रिएक्ट किया था कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसके मानने वाले हैं। बाबा साहब ने, इतने समझदार व्यक्ति ने अगर मनुस्मृति जलाई थी तो उसकी विद्वता को, उसकी बुद्धिमानी को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना। तो वो कोई वजह होगी ना, तभी तो उसको जला के भारत का संविधान बनाया है। तो अब वो लोग जो मनुवादी हैं वो भारत का संविधान जला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मनुस्मृति दोबारा लाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई मनुस्मृति और भारत के संविधान के बीच की है, जिसमें संविधानवादियों को इस तरफ रहना है, जो संविधान के खिलाफ है, मनुस्मृति वाले हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो मनु की तारीफ़ें करेंगे, ऑब्वियसली करना है। अब्दुल नज़ीर साहब का आपने जिक्र किया, और देखिए हमारे देश में है लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत कहने को, और ये चार स्तंभों पर टिका हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आजकल कोलिजियम पर चर्चा हो रही है। तो अगर आप इस तरह जोड़ेंगे कि उन्होंने ये फैसला दिया था और उन्होंने, मनुवादी हैं वो, उन्हें राज्यपाल बनाया गया इसलिए क्योंकि उन्हें इनाम मिला,
तो फिर माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट भी आजकल सरकार के नियंत्रण में है, ऐसा कहा जाए। इसीलिए मैंने कहा कहने को लोकतंत्र है। नहीं, कहने को लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि देश के मालिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, भारत के संविधान ने इस देश की जनता को बनाया। बाकी सब चीज़ें टेम्पररी हैं, भारत का संविधान और भारत की जनता परमानेंट है। तो ये तो एक छोटा सा हिस्सा है ना, जुडिशरी एक छोटा हिस्सा है, सरकारें एक छोटा हिस्सा हैं हमारे देश का। बहुत सारे लोग देश को गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये संस्थानों से। देश अलग चीज़ है, देश सबसे बड़ा है। देश के अंडर ही सरकारें आती हैं। प्रधानमंत्री क्या 5 साल के नौकर हैं ना देश की जनता के? 40 साल तक रहेंगे मोदी जी? नहीं, 5 साल के नौकर हैं। दोबारा नौकरी की अर्जी लगाते हैं जब आते हैं, बीच में कई बार चले भी जाते हैं। और जो जिस चीज़ की आवाज़ जनता वापस ले लेती है वो नहीं कर पाते। CNRC नहीं कर पाए, किसानों के 3 जो घिनौने बिल थे वो नहीं लागू कर पाए ना, क्योंकि जनता ने अपनी आवाज़ वापस ले ली। नौकर ही तो हैं, मना पूछ लीजिए मोदी जी से। देश की जनता के नौकर हैं ना, कहते हैं प्रधान सेवक, नौकर हैं देश की जनता। काम भी करते हैं 18-18 घंटे, मामूली बात नहीं है। वो तो आपने देखा होगा उन्हें 18 घंटे काम करते हैं, तो मतलब फिर तो आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोदी जी पे। अगर 18 घंटे काम करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। 24 घंटे में 6 घंटे सोना भी तो चाहिए। नहीं, अगर आप इतना बड़ा इतना तो मोहलत देना चाहिए प्रधानमंत्री। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं और देश की 2000 किलोमीटर ये जगह, उनका ही बयान है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप तो मत लगाइए ऐसा झूठा इल्ज़ाम। अगर वो 18 घंटे काम करते हैं और चीन भारत की 2000 किलोमीटर जगह खा गया, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई, चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब बहुत ही नाकारा प्रधानमंत्री का एलिगेशन लगा रहे हैं उनके ऊपर। 18 घंटे मेहनत करके भी, सबसे ज़्यादा मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं ला पा रहे, इसका मतलब नाकारा है वो। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया भारत। चीन, जापान, जर्मनी, भारत, यूके 6वें पे चला गया। मैं क्या कह रहा हूँ, ये भारत की ताकत है ना, ये तो आप भारत की ताकत बता रहे हैं कि बावजूद इसके कि 18 घंटे काम करने के बाद भी कोई रिजल्ट ना दे पाने वाला, एक बात बगैर टेलीप्रिंटर के ना बोल पाने वाला ऐसा व्यक्ति को आप भारत का प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि वो 18 घंटे काम करके भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे। ये तो जग जाहिर है ना। तो इसका मतलब कि बावजूद प्रधानमंत्री के भारत देश में, भारत की जनता में इतनी ताकत है कि फिर भी वो इतनी मजबूती से आगे और आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो भारत की ताकत कम ही कर रहे हैं, वरना चाइना और पाकिस्तान की इतनी मजाल नहीं है भारत की सेना के रहते हमें आग दिखा सके। ये सिर्फ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी कमजोरी है, जो हमारे देश की सेना तक को फ्री हैंड नहीं दे रहे ताकि वो पाकिस्तान और चाइना को मजा चखा सकें, सबक सिखा सकें। सेना मजबूत है, प्रधानमंत्री मजबूत मिला है, चीन पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है आजकल। जब भी 2000 किलोमीटर जगह ले गए ना, ये है धोखा। कहाँ ले गए 2000? ये लद्दाख में, पूछ लीजिए जाके, डिफेंस मिनिस्टर से वो पूछ। तो 1962 में हुआ जब 1962 की बात नहीं, अक्साई चीन बना। 2019 और 20 के बाद 2000 किलोमीटर जगह चाइना छीन चुका है हमसे। और सेना सिर्फ इतना बोल रही है कि प्रधानमंत्री जी हमें सिर्फ खुली छूट दे दो, हम अपने आप निपट लेंगे। आइए अब फ्रस्ट्रेशन देखिए सेना के लोगों की कितनी है, वो कितने बेकरार हैं पाकिस्तान से POK लेने के लिए। जो नॉर्दर्न कमांड के GOC हैं, उन्होंने तो प्रेस तक में आके बोल दिया कि जिस दिन सरकार हमें बोलेगी हम POK वापस ले लेंगे। बोला है नहीं बोला? तो कौन इजाजत नहीं दे रहा? कौन POK वापस लेने की प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा? नहीं, पाकिस्तान भी लिया जाएगा, एक अखंड भारत बनाएंगे, म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तो तक। सेना तो कह रही है हम ले लें। क्या कह रही है सरकार? हमें बोले तो सही, सरकार क्यों नहीं बोल रही, ये सवाल है। क्या वजह है कि सरकार सेना को फ्री हैंड नहीं दे रही, ये सवाल है। मोदी जी फ्री हैंड क्यों नहीं दे रहे? और मेरी जो समझ है उसके बारे में मैं 50 बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोलूँगा। मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन अमित शाह साहब के थ्रू, अमित शाह साहब और दूसरे गुजराती कनेक्शन। एक ईमानदार प्रधानमंत्री आपको पच नहीं रहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, खुद तो सेहत अच्छी रखने के लिए ना खाते हूँ वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अमित शाह जी को भी तो रोकना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात है कि किसी को पर्सनल अटैक कर रहे हैं आप। नहीं, पर्सनल नहीं कर रहा हूँ। पर्सनल कहाँ है? मैं तो बोल रहा हूँ वो कम खाते हैं। मैंने कहाँ बोला ज़्यादा कम खाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो एग्री कर रहा हूँ उनसे। लेकिन किसी को नहीं खाने दूंगा सिवाय 2 व्यक्तियों के बाद के अलावा, वो भी ठीक नहीं है ना। अडानी जी के अलावा किसी को नहीं खाने दूंगा, ये अच्छी बात नहीं है ना। अडानी पर आरोप निराधार लग रहा है, कह रहे सरकार कह रही है, सेबी कह रही है, कोई जांच नहीं, कोई GPC नहीं। तो इसीलिए तो जब एक वो है ना कहावत है, पता नहीं ठीक है या गलत है, कहना मुनासिब है या नहीं है, सैया बहे कोतवाल तो अब डर का है का।
एक कहावत है ना, जब चोरी पकड़ने वाले ही मिले हुए हैं, क्या इतना सब कारनामा अडानी साहब की अकेले हिम्मत थी कि वो कर पाते? अगर सारी एजेंसीज को अमित शाह साहब ने अपने आयरन क्लच से, ग्रिप से कंट्रोल करके ये सब काम ना कराए होते। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अरुण जेटली जी एक सीनियर लीडर थे, उनके दौरान भी, उनके जब एफएम थे, वो अडानी ने प्रोग्रेस तो की, लेकिन अमित शाह साहब को बहुत कहा जाता है कि अडानी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जितने लोग भगोड़े हुए सब कांग्रेस के संरक्षण की वजह से हुए, उसी कांग्रेस की देन है। पहले मैं ये बात समाप्त कर लूँ कि जैसे ही अरुण जेटली साहब की डेथ हुई तो अडानी का ग्राफ उनकी डेथ के फ़ौरन बाद ऐसे ऊपर गया, वर्टिकली। आप चेक कर लीजिए, उसकी 85% जो वेल्थ बनी है वो अरुण जेटली साहब की डेथ के बाद, क्योंकि बेलगाम हो गया फिर अमित शाह साहब का पूरा खुला खेल। अरुण जेटली को बहुत ईमानदार बता रहे हैं आप। नहीं, मैं हालांकि ईमानदार वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं ईमानदार किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। अडानी जी कोशिश, तरक्की तब भी कर रहे थे, बहुत तेज़ी से कर रहे थे, लेकिन वर्टिकल ग्राफ क्यों गया? क्योंकि अरुण जेटली साहब एक सीनियर आदमी थे, अमित शाह साहब की शायद हिम्मत नहीं होती होगी उनसे इतने ज़्यादा गलत काम कराने के लिए, बोल भी पाने की, जो उसके बाद काम शुरू हुए। अब मैं उस पर आ जाता हूँ। ये दरअसल एक व्यक्ति थे कांग्रेस में, वो मर चुके हैं, उनके बारे में बोलना, अगर राष्ट्र का इंटरेस्ट देखा जाए, और चलिए कांग्रेस नेता करके बोल लीजिए। नहीं, नाम लेके ही बोलूँगा, ऐसे नहीं, क्योंकि वजह भी बता रहा हूँ कि राष्ट्र का इंटरेस्ट और एक व्यक्ति के मौत का इंटरेस्ट, उसकी इज्जत मौत के बाद रखने का इंटरेस्ट अगर तोला जाए तो राष्ट्र का इंटरेस्ट ज़्यादा भारी होगा। एक अहमद पटेल साहब थे, उन्हीं के चेले थे ये अमित शाह साहब भी और अडानी साहब भी, दोनों एक ही बिजनेस करते थे साथ साथ, उन्हीं के प्रोजेक्टेड हैं। मोदी जी को भी बनाने में चीफ मिनिस्टर उनका एक बड़ा हाथ रहा है, मोदी जी को प्रोटेक्ट करने में 10 साल की कांग्रेस के गवर्नमेंट में, और अमित शाह साहब को प्रोटेक्ट करने में उन्हीं का हाथ रहा है। तो वो जो गुजरात का मनुवादी मानसिकता का कनेक्शन था ना, जो आज पूरे देश को ख़राब कर रहा है, वो अहमद पटेल साहब थे, जो इन सारी टीम को, मनुवादी मानसिकता की गुजराती टीम को प्रोटेक्ट करके, जब तक कांग्रेस थी राजीव गांधी जी के टाइम से, वो रखते थे। उसके बाद सारी टीम तो एक ही है ना, ये चाहे कोई भी सरकार आ जाए, ये मनुवादी मानसिकता की गुजराती टीम, और इसमें मुसलमान भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि आप मनुवादियों से ऐसा मत निकाल लिया करो अर्थ के, मतलब मुसलमान भी मनुवादी है, ऐसा कह रहे हैं। बहुत सारे जो मुसलमानों को जातियों बांट दिया आपने। मैंने नहीं बांटा, ये खुद मनुवादी एक मानसिकता होती है। मानसिकता क्या होती है कि सबका हक छीन के मैं अपने पास कर लूं, वो हर जगह मौजूद है, मुसलमानों में भी मौजूद है। अब वो दिखाने के तो मुसलमान हैं, जैसे मदनी साहब हैं, अभी मनु की तारीफ कर रहे हैं, दिखाने के लिए तो मुसलमान है, मुस्लिम नेता है। मनु की तारीफ कहाँ की उन्होंने कहा ना, आदम अलैहिस्सलाम से मनु को मिलाया ना, बोला है मनु और आदम अलैहिस्सलाम एक ही थे। नहीं, उन्होंने ये कहा कि ओम और अल्लाह एक ही है, वो अलग बात है। और कहा कि आदम की जो संतानें हैं वो आदमी बन गई और मनु की संतानें मनुष्य बन गई। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, दोनों को एक बता दिया ना, मनुवाद को डिफेंड किया ना, मनुवादियों को मुस्लिम समाज के सामने पेश किया, एक उनके बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रॉफिट को बना के ना, तो उनको जस्टिफाई कर रहे हैं ना, ताकि SC ST OBC और मुसलमानों में लड़ाई हो, हमारी मेहनत खराब हो। तो है तो मनुवादी मानसिकता के ना वो, जब ही तो मनु की तारीफ कर रहे हैं। तो मनुवादी मानसिकता का मुसलमान भी हो सकता है, मनुवादी मानसिकता का किसी भी धर्म का हो सकता है, अगर वो बराबर नहीं मानता इंसान को। वही तो टेस्ट है मनुवाद का, कोई भी अगर इंसान को इंसान के बराबर मानता है वो मनुवादी नहीं है। ये सब लोग नहीं मानते। ये तो पूरी दुनिया में हर जगह लोग फैले हुए हैं ऐसे लोग। हाँ, एकदम मेकअप बना कर रहा हूँ। तो मानसिकता है ना ये, तो जायनिज्म क्या है, वो भी मनुवादी मानसिकता है। जायनिज्म और मनुवाद वो एक ही है, वो भी दुनिया भर का पैसा तरह तरह के गोरख धंधों से लूट के। महमूद जी, कहा जा रहा है कि ये मुसलमान भारत के कभी नहीं होंगे, इनका दिल जो है अरब में लगता है। अब हिस्ट्री के बारे में मैं बहुत बड़ी टिप्पणी करने का कोई फायदा भी नहीं है, लाभ भी नहीं। नहीं, हिस्ट्री नहीं, वर्तमान की बात है ये। अगर इनको मौका मिले तो ये जाके दुबई बस जाएंगे, भारत छोड़ देंगे। देखिए, टर्की एक देश है, वहाँ भी मुसलमान थे, उन्होंने अरब की गवर्नमेंट को हटा के अपनी साम्राज्य स्थापित किया था, सल्तनत उस्मानिया। तो इसका जवाब यहीं से मिल जाना चाहिए। और जो भारत देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी यानी के राजा थे, मुसलमानों का राज नहीं था, वो भी मुस्लिम थे। अगर मुस्लिम होते और इस्लाम धर्म के पक्के मानने वाले होते तो एक फरमान जारी करके छुआछूत ख़त्म कर देते। किसकी मजाल थी उनके सामने
चूं भी करने की थी किसी की मजाल, एक फरमान जारी करके छुआछूत हमेशा के लिए ख़त्म कर देते, इंसान को इंसान के बराबर जो इस्लाम कहता है वो कर देते। वो तो उन्होंने किया नहीं किया ना। तो वो भी मुसलमान मतलब मातृभूमि भारत है ना उसकी। ये सवाल पूछना ही मनुवादियों के ट्रैप में आना है। मैं इस ट्रैप में नहीं आता। भारत का संविधान पढ़ें आप, उसमें लिखा है किस किस की मातृभूमि है। बाबा साहब हम सबसे ज़्यादा समझदार आदमी थे, उनको ज़्यादा समझ में आता था ना, इन आरएसएस के मनुवादियों से ज़्यादा समझ में आता था ना। उसमें लिखा हुआ है कुछ नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनॉरिटीज़ को, एससी को, एसटीज़ को, ओबीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल कानून बनाए गए। कुछ नागरिकों को जो देश के मालिक हैं, जिनका एक वोट है, वो इस देश के मालिक हैं। ये बाबा साहब ने बनाया है। इन मनुवादियों को थोड़ी हम पढ़ते हैं, हम बाबा साहब को पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, उसी की रक्षा करते हैं। मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे, चाहे वो हम में से हो या कहीं और हो। मनुस्मृति के मानने वालों को, मनुवादी मानसिकता के लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, उनको उनकी सही जगह जेलों में पहुंचाएंगे। तो ये थे मशहूर वकील और अम्बेडकरवादी महमूद प्राचा साहब। आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।